तो चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में दोस्तों 2 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है फिजिक्स का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं 2 फरवरी को फिजिक्स का दोस्तों भौतिक शास्त्र का 70 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। 20 रहेंगे आपको लघु उत्तरी का, जिसमें 10 का जवाब देना है। 6 आपको दीर्घ उत्तरी रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 का जवाब देना रहेगा। ठीक है, टोटल जो समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट और टोटल पूर्णांक रहेंगे 70 मार्क्स और 30 मार्क्स जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2 फरवरी को फिजिक्स का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और वायरल सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और डायरेक्ट सीधे देखने को मिलेंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ बता दो, जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है starkstudypoint.com, वहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वायरल सारे क्वेश्चंस है। ठीक है ना, जैसे ही होगा वहाँ पे आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो जाके आप लोग पढ़ाई जो है कर सकते हो अभी भी। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है। देखिए समय थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। कि कहा गया किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1, 0, अनंत या फिर ऋणात्मक। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आवेशित खोखले गोले का, है ना, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट बटा 1 माइक्रो फैरेड, तो ये हो जाएगा आपका कुल आवेश 1 माइक्रो कूलम। जब माइक्रो यहाँ पे लगा हुआ था तो 1 कूलम होगा ही नहीं, 0 होगा ही नहीं, अनंत होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। जब भी आप लोग को माइक्रो देखने को मिले क्वेश्चंस में तो उसका भी माइक्रो में ही जवाब होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? बी। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है। देखिए कहा गया है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कितनी होती है? समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसरित होती है या फिर अवमंदित होती है। देखिए धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो डिसलेटेड होती है, मतलब अवमंदित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 4 नंबर। किलोवाट घंटा मात्रक क्या होता है? कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि किलोवाट घंटा हो या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये सारे आप लोगों को विद्युत ऊर्जा का यूनिट है। ऐसा यूनिट इसका जूल होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका जूल होता है। ठीक है ना, और ये सारे किलोवाट घंटा हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये सारी इसका व्यवहारिक मात्रक है, मतलब कॉमर्शियल यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला देख लेते हैं कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, हर एक बार एग्जाम से पूछे जाने वाले। कहा गया कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण से सिद्धांत से संबंधित है, तो 5 का सी। चलिए अगला देख लेते हैं 6 नंबर की मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान जो होता है वो कितना होता है। देखिए ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कितना होता है यही आपको बताना है। तो ये होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फोर्स पर मीटर होती है। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि 50 माइक्रोफैरेड धारिता वाला एक संधारित्र है 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। देखिए जब भी पूछे जाते हैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न रिपीटेड होते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर -3 जूल। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। संधारित्र की ऊर्जा निकालना है जब आपको धारिता दिया रहेगा और विभव दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 का बी। अगला देख लेते हैं। 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिनके द्वारा जो उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 1D ग्राफ जनरेटर। उच्च वोल्टता, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों, या फिर केवल अल्प धारा। देखिए दोस्तों इस तरह के 1D ग्राफ जो जनरेटर होती है वो एक मशीन होती है जिसके द्वारा उत्पन्न जो किया जाता है वो हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। क्या कहता है? हाई वोल्टेज। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रभावित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो ये होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
हर साल एग्जाम्स में पूछ जाते हैं कि डायनेमो के जो कार्य सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है। तो 10 का बी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। कहा गया, ये तो देखो, ये तो कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है और एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। बड़े बूंद की जो धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड। देखते ही आंसर लगा देना है, 20 माइक्रोफैराड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो अचर होता है, अचर रहता है, अचर की मान का बता रहा है, जिसका मान यहाँ पे नहीं बदलता है। ठीक है ना, कहा गया कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो अचर मान होता है वो क्या होता है, आवृत्ति, वेग, तरंग लंबाई या फिर आयाम। वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का ए। 13 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 5 प्रतिरोध के एक तार से विभवांतर इतना वोल्ट और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। देखिए एच बराबर, ये फार्मूला कई बार आप लोगों को बता रखा है, एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये जो फार्मूला है, यहाँ से हीट आप लोग को निकालना है। आई दिया है दोस्तों, आर दिया है आपको और टी भी दिया है। ठीक है, अगर आई नहीं दिया है दोस्तों तो यहाँ पे वी बराबर आई आर से हम लोग इसको निकाल सकते हैं और टाइम तो दिया ही है यहाँ पे, तो एच का मान यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 280 कैलोरी। क्या हो जाएगा, 280 कैलोरी। इसको आप लोग निकाल सकते हो, जो भी मान आएगा वो आंसर हो जाएगी। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, रिएक्टेंस का। देखिए रिएक्टेंस है ना, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस, इस दोनों का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टेंस हो या फिर रेसिस्टेंस हो, प्रतिघात हो या फिर प्रतिरोध हो, दोनों का ओम मात्रक होती है। अगला है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है या फिर नहीं बदलती है। देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है वो आपका बढ़ती है, इंक्रीजेज होती है। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण इतना दिया गया है I1 और निर्गत कोण I2 है। तो किरण में जो न्यूनतम विचलन की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, I1 में होगी या फिर I2 में होगी या फिर दोनों इक्वल होगा, क्या आपको यहाँ पे बताना है। देखिए जब भी आपतन कोण और एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरण होगी तो आपतन कोण हमेशा दोस्तों निर्गत कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको आप लोग को ध्यान रखनी है। 16 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। ये भी प्रश्न देखो, हर एक बार एग्जाम्स में पूछ जाते हैं 2 मार्क्स का। अब जब भी दोगुने विकल्प के साथ आ रहे हैं तो 2 से 3 मार्क्स को आपको देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। कहा गया कि दाशमिक संख्या डेसिमल नंबर 25 को द्विआधारी में लिखने पर जो उत्तर होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। हालांकि इसको देखो जब भी बनाना है तो इसमें 2 से भाग देते रहो, 12 दूनी 24, 1 बचा शेष। इसको यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना शेष बचा, तो 1 शेष बचा, फिर 2 छक्के 12, 0 शेष बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कितना शेष बचा बताओ, 0 शेष बचा। फिर यहाँ पे देखो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे तो कितना हुआ देखो, और इधर से लिखते हैं तो 1 1 0 0 1, यही ना हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि यदि एक गोले का आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर जो विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होगा वो कितना होगा। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कौन सी श्रेणी है दृश्य भाग में पड़ती है। देखिए बहुत ही विवेक प्रश्न है दोस्तों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी होती है वो दृश्य भाग में पड़ती है। विजिबल रीजन में कौन सा, ब्रैकेट, पास्टन, लाइमन या फिर बामर। सही उत्तर हो जाएगा बामर सीरीज। क्या होता है, बामर श्रेणी का जो दृश्य होती है वो दृश्य भाग में पड़ती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अगला है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। अगला देख लेते हैं कि ये जो नीचे दिखाए गए है एक चित्र जो है परिपय खंड जो है, इसमें ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछ लिया है। तो धारिता आप लोग जानते होंगे श्रेणी और समांतर में उल्टा होता है उस धारा से धारिता में। तो ये बताओ, ये जो है आपका समांतर में है तो क्या होगा, जुट जाएगा दोस्तों। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड होगा, है ना। और ये 4 माइक्रोफैराड, 1/5 प्लस 1/4 तो ये हो जाएगा 20/9 माइक्रो। क्या हो जाएगा ये 20/9 माइक्रोफैराड। जब कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 21 का। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी एवं चुंबकीय लंबाई एल एम में जो संबंध होता है वो कितना होता है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 Lm बराबर होता है 5 Lg के। कितना होता है? 6 Lm बराबर 5 Lg। इसलिए Lm बराबर इधर जाएगा तो 5/6 Lg, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि पानी तथा कांच में जो अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, तो कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी पानी तथा कांच का अपवर्तनांक दिया रहेगा आप सभी को, और जब भी क्रांतिक कोण का मान पूछा जाएगा यहाँ से, और इस पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना है कि क्या क्या यहाँ पे दिया होता है। जैसे 3/2 है और 4/3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9/8 हो जाएगा साइन इन्वर्स में, सभी में साइन इन्वर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4, उसके बाद फिर हो जाएगा ये 4/2, 4/3 है ना, 1 मिनट दोस्तों, 3/2 है और ये आपका 4/3 है। ठीक है, तो ये हर में है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स आपका 9/8 से उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। ये फार्मूला था, जब भी आपको दिया रहेगा पानी तथा कांच का अपवर्तनांक और क्रांति कोण दिया रहेगा तो ये आपको यहाँ पे फार्मूला से निकाल लेना है। अगला जो है कि यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाता है तो फ्रिज की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। देखिए इसकी जो चौड़ाई हो जाती है वो आधी हो जाती है, तो 24 का सही उत्तर सी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला देख लेते हैं कि एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। एक उत्तल लेंस से लेंस से वस्तु की जो दूरी है 24 सेंटीमीटर है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का तिगुना और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 24 या 48 है ना, 48 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वही आपको बताना है। यहाँ पे जब वस्तु की दूरी पता चल गया और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पता चल गया तो फोकस दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। फार्मूला था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। अगला है कि श्रेणी क्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या होता है। देखिए ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा c, यही शर्त है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। 27 नंबर देखते हैं कि एक परिपथ के, देखिए ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का जो व्यंजक दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया I बराबर 50 cos 100πt। इस प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो आप सभी को बताना है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों ये 50 हर्ट्ज के बराबर होगा। यहाँ पे जो होगा ना वही फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ब्रूस्टर का नियम बताओ, कितना बार आप लोग को बता चुका हूँ कि ब्रूस्टर जो लॉ होते हैं वो म्यू बराबर 10 IP के बराबर होता है। क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। सीधे देखने को मिल जाएंगे ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बीटा क्षय उत्पन्न करता है समभारिक समस्थानिक आइसोटोप्स या फिर इनमें सभी। देखिए बीटा क्षय जो उत्पन्न करता है दोस्तों ये करता है समस्थानिक आइसोटोप्स करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव्स या फिर टेलीविजन वेव्स। देखिए विद्युत तरंगों में तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम होती है ना, ये होती है आपका गामा रेज की। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एवं संवेग में क्या संबंध है। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ और संवेग में जो संबंध होती है वो होता है लैम्डा बराबर h/p के इक्वल टू, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है किससे बनता है। देखिए कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ नरम लोहा से, तांबा से, कठोर लोहा से, फिर जस्ता से। 32 का सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन से बनता है, नरम लोहा से। अगला है प्रश्न है 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होने वाली इलेक्ट्रॉन जो है सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2 परमाणुओं की संख्या का अनुपात इतना दिया गया है तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। देखिए जब भी 2 परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1/27 दिया गया है तो उनकी जो त्रिज्या का जो अनुपात होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1/3 के इक्वल टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इस पे डिपेंड है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिज्या का जो अनुपात हो जाएगा रूट अंडर में आपको देना है 1/27 क्यूब में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट हो जाएगी जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए। जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा और इसकी परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि भूत तरंगों के लिए आवृत्ति जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। देखिए भूत तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए दोस्तों वो 10⁵ मेगाहर्ट्ज़ से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 35 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को यहाँ पे बता रखा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस सारे कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय सभी को।